अगर आरएसएस की सरकार दोबारा आ जाती है, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो ये साधु संत जो है इनका कब्जा इतना हो जाएगा कि ये दोबारा से देवदासी प्रथा, सती प्रथा और जो है ना शुद्धिकरण और जो है ना आपका महिलाओं को भगवान की औलाद जो है ना भगवान के लिए ये बनी है, तो इस तरीके की प्रथाएं ये जो है दोबारा से ये जो है स्टार्ट कर देंगे। मनीष सिसोदिया ने मुझे आत्मघाती महिला कहा कि ये आत्मघाती महिला है, ये बच्चों को कैसे पढ़ाती होगी। तो मतलब अगर मैं बच्चों के पढ़ाई की शिक्षा के अधिकारों को बचा रही हूं तो मैं आत्मघाती महिला। देखिए आप वो कहते ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, आप पैदा करके दिखाओ ना, आज हमें प्रूफ चाहिए। मेरे साथ खास मेहमान है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है और सबसे ज्यादा SC ST OBC किसान कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रही हैं और लगातार सड़कों पर होती हैं। सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर इनको देखने लगे हैं। राजवाला सैनी हैं, हरियाणा की रहने वाली थी, दिल्ली में पेशे से टीचर हैं और उनके साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो आगे समाज की लड़ाई लड़ेंगी। सावित्रीबाई फुले के नाम से संस्था भी चलाती हैं, देश भर में महिलाओं को जागरूक करती हैं। आप कल्पना कीजिए आज पूरा देश राजवाला सैनी को दुनिया भर में इनके जानने वाले हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई कितने राजवाला सैनी है बहुजन समाज में, कोई टीवी अखबार पर मौका नहीं देता, क्योंकि टीवी अखबार में आपको तभी मौका मिलता है जब आपके नाम के पीछे एक खास तरह का टाइटल होता है। लेकिन आज राजवाला जी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पॉपुलर शख्सियत हैं, पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन मेकर हैं। राजवाला जी कब से आपने राजनीति में काम करना शुरू किया? जय भारत जय संविधान। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी नेशनल दस्तक का। और मैं जो है जब हमारा नो डिटेंशन पॉलिसी जो है आई एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से जो है 1st to 8th तक बच्चों को चाहे उन्हें नॉलेज है या नहीं है लेकिन उन्हें पास कर दिया जाता था, नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता था। और फिर 10th और 12th के जो बच्चे होते थे उनके लिए ऊपर से फरमान आता था डिपार्टमेंट से कि टीचर्स जो है सेंटर्स पे जाएंगी और 33% मार्क्स का जो है कराएंगी। यानी साक्षर तो बना रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं बना रहे हैं। तो ये किस तरीके की विडंबना मैंने एक सही कि जैसे अगर मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बच्ची जो है पढ़नी चाहिए, पढ़ के जो है फर्स्ट आनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन ये कैसे डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं या कैसे MP MLA बैठे हैं जो चाह रहे हैं कि बच्चों को नकली डिग्री मिले और उन्हें आए कुछ भी ना। तो इसके पीछे क्या फंडा था, उसी का सर्च करने में जब निकली तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जातिवाद के नाम का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। मैंने ज्योतिबा फूले को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि नॉट फाउंड सुटेबल। उन्होंने जब कहा कि भाई जितनी भी बड़ी हमारी पोस्टें होती हैं उनके लिए जो है SC ST OBC माइनॉरिटी को नॉट फाउंड सुटेबल कह के जो है उनकी नौकरियों को, खाली उनके पदों को छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके का भेदभाव हमने जॉब में भी सहन किया। जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी को भी कहा, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी कहा कि ये तो हमारे जितने भी गरीब जनता है वो मेजरली कहाँ से आ रहे, कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं, वो तो या तो SC हैं या ST हैं या OBC हैं या माइनॉरिटी हैं। मैंने कहा जब आप इनको शिक्षा ही नहीं दोगे तो ये जो है यूनिवर्सिटी BA LLB LLM डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी, मुझे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। और जब मैं एग्जाम में बैठूंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और उन बच्चों के साथ जो कोचिंग लेते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की जो है तैयारी करते हैं, मैं अगर उनके साथ बैठूंगी तो मैं तो जो है लायक ही नहीं हूं उनके साथ बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए। लेकिन मैं हार्डवर्किंग बहुत थी। तो कहने का मतलब ये है कि इतना जातिवाद जो है मैंने 2015 के बाद इस देश में समझा कि ज्योतिबा फूले कौन है, सावित्रीबाई फुले। हमने तो हमेशा सरस्वती को ही शिक्षा की देवी समझा, लेकिन जब हमने जो है ना नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रति मैंने आवाज उठाई, मनीष सिसोदिया ने मुझे आत्मघाती महिला कहा कि ये आत्मघाती महिला है, ये बच्चों को कैसे पढ़ाती होगी। तो मतलब अगर मैं बच्चों के पढ़ाई की शिक्षा के अधिकारों को बचा रही हूं तो मैं आत्मघाती महिला हूं। तो मैंने जो है ना उस टाइम मैंने देखा कि जब मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया मनीष सिसोदिया ने, भरी सभा में टीचर्स का जो है हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था,
तब मेरे दिल को ये हुआ कि ये हो क्या रहा है कि मैं इतना डेडिकेटली पढ़ा रही हूँ, सब कुछ इतना उससे करती हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सभी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और डिप्टी सीएम और जो है ना आपके एजुकेशन मिनिस्टर सब एक हो जाते हैं और मुझे रात को नोटिस आ जाता है कि आप सस्पेंड हो गए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये मनीष सिसोदिया जो अब जेल में है, जो अपने परिवार के लिए दया की भीख मांगते हैं, अपनी पत्नी का बीमारी का बहाना देकर वो बेल मांगते हैं, इस मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप हैं। कास्टिस्ट तो हैं ही ये। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफे के पीछे भी इस शख्स का हाथ है। और आपके सामने है राजवाला सैनी को किस तरह से एक कार्यक्रम में टीचर्स डे पर इनको किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया और इनको नौकरी से सस्पेंड किया गया। ये दिल्ली स्कूल में टीचर थी। आप सोचिए खेल। अब मैं आपको एक बात और बताऊं इंटरेस्टिंग, आप एक भी मेरा लेटर या माफीनामा या मैंने कोई अपील की हो मनीष सिसोदिया को, एक भी नहीं किया। सिर्फ मैंने जो है सीएम हाउस में, डिप्टी सीएम हाउस में जो है एक लेटर भेजा कि इस तरीके से जो है एजुकेशन में जो है किस तरीके से डाउनफॉल आ रहा है, किस तरीके से कुछ जो है बटरिंग करने वाले लोग जो है सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ मैंने यही उनको लिखा, ये नहीं कहा कि मेरे घर में मेरे पति जो है ना बीमार है, या मेरे बच्चों को मेरे उसकी परेशानी हो रही है, या मुझे आर्थिक रूप से मैं डाउन हो गई हूं। मैंने एक भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। यानी मनीष सिसोदिया से ज्यादा स्ट्रांग तो मैं निकली। यानी SC ST OBC माइनॉरिटी हर तरीके के जुल्म सहकर भी जो है माफीनामे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है मैं सही हूं। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन मैंने दोबारा जो है जब इनको मिला कि इसके प्रति तो कोई भी एजुकेशन में हम इस पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो 6 महीने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने मुझे रिवॉक कर दिया। लेकिन मैंने फिर ठाना कि इनको पॉलिटिक्स में आके मैं इनको टक्कर दूंगी। और 2019 में मैंने रिजाइन करके और तब जो है मैं पॉलिटिक्स में आई, और इनके साथ जो है मैं नरेला विधानसभा से और सोनीपत लोकसभा से जो है मैंने। तो मैं आपने इसलिए पॉलिटिक्स में आना तय कि आपने फिर आपको ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपने नौकरी करना उचित नहीं समझा? नहीं, मैंने देखिए ज्वाइन तो मुझे करना था ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि देखिए कि इन्होंने मुझे सस्पेंड किया लेकिन मुझे टर्मिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि मुझ में क्वालिटी थी। इनकी मजबूरी हुई कि इनको लगा कि ये महिला हमारे सामने बोली कैसे, कलम कसाई है ये, इन्हें लगा ये महिला हमारे सामने बोली कैसे। ये कलम कसाई फुले ने लिखा है अपनी गुलाम किताब में। बिल्कुल, जब मैंने पढ़ा बाद में कि कलम कसाई, यानी ज्योतिबा फूले के टाइम में भी ये कलम कसाई थे और यानी आज भी ये कलम कसाई है। तो यानी जो सिस्टम पहले चल रहा था वो आज भी डिट्टो जो है हमारे पढ़ने लिखने के बावजूद भी जो पढ़ जाएगा उसको नौकरी में, जैसे आपने मौर्य, ज्योति मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, किस तरीके से अभी हमारी महिलाओं ने जो है IAS IPS बनना शुरू किया, बड़ी पोस्टों पे जाना शुरू किया। मेरी बहन प्रिंसिपल है, उसको इतना जो है टॉर्चर करा जा रहा है कि वो रोज कहती है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। 100% उसने रिजल्ट दिया है जब वो जो है लेक्चरर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतना टॉर्चर करा जाता है, हमें इतना टॉर्चर किया जाता है कि या तो हम VRS ले लें या सुसाइड कर लें, इस तरीके से हमें। तो फिर कर्मकांड के खिलाफ इतना जागरूकता कैसे? एक वीडियो सुनाता हूं पहले आपको, फिर पीटे जाएंगे। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि ये जो योगी लोग हैं, ये जो संत लोग हैं, ये तो बहुत शांति प्रिय होते हैं, है ना, और इन्हें तो शांति फैलाने का काम करना चाहिए। ये संत है या RSS के कार्यकर्ता है? नहीं, ये तो मुझे सबसे बड़े, मुझे तो अब इन संतों से इतना डर लगने लग गया है कि इनसे बड़ा गुंडा मुझे कोई नहीं नजर आ रहा है। कोई फिरौती दे रहा है, कोई कुछ जो है जूते मारने की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर इस देश को सबसे बड़ा अगर खतरा है तो वो इन नकली संतों साधुओं से खतरा है, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आपने कई बाबा देखे होंगे जो जेल में पड़े हैं, जो जेल में सड़ रहे हैं। तो मेरे को सबसे ज्यादा डर
मुझे ये है कि अगर 2024 में अगर आरएसएस की सरकार दोबारा आ जाती है, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो ये साधु संत जो है इनका कब्जा इतना हो जाएगा कि ये दोबारा से देवदासी प्रथा, सती प्रथा और जो है ना शुद्धिकरण और जो है ना आपका महिलाओं को भगवान की औलाद जो है ना भगवान के लिए ये बनी है, तो इस तरीके की प्रथाएं ये जो है दोबारा से ये जो है स्टार्ट कर देंगे, चरक पूजा ये दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके की मैं पूरी घोषणा करती हूं कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो ये जो हिंदू बना बैकवर्ड घूम रहा है, मुझे बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि पहले मोनू यादव, फिर बिट्टू लुहार और अब जो अरुण सैनी जो है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता दिखाता है, तो मैं ये कहती हूं कि बैकवर्ड ही धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है। आप बताइए पुजारी इनमें से कौन बना? कोई भी नहीं बना। इनमें से गल्ला कौन संभाल रहा है? कोई भी नहीं संभाल रहा। राम मंदिर की जब कमेटी बनती है, इनमें से किसी को भी नहीं रखा जाता, लेकिन सड़कों पे जब भाई से भाई को लड़ाना होता है तब जो है इन्हें मोनू यादव आता है, बिट्टू पंचाल याद आता है और अरुण सैनी याद आता है। यानी भाई को भाई से लड़वाने के लिए जो है इन्हीं को जो है इन्हीं पर ही भरोसा है कि यही इनका विरोध कर सकते हैं। हम जो है पंडे पुजारी इन लोगों का विरोध नहीं कर सकते, इतनी भी हिम्मत इनमें नहीं है। ये सिर्फ षड्यंत्रकारी हैं, आगे पीछे से ये काम करते हैं और आगे चेहरा जो है इनके भाई का ही रखते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के। तो इतने नामर्द लोग हैं ये कि अगर हमला भी किसी पे करवाना होता है, अगर धर्म की आवाज भी उठवानी होती है, तब भी इन्हें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही चाहिए होते हैं। तो इतने मजबूत, तो होशियार लोग हैं ना। हाँ, हम होशियार भी हैं और हम जो है बलशाली भी हैं। और हम होशियार हैं तो फिर आप लड़ क्यों रहे हैं? आपके लोग होशियार क्यों हैं? देखिए होशियार इस सेंस में है हम कि होशियार हम इस सेंस में है कि हमारा इतिहास मिटाया गया है। 2015 से पहले मुझे इतिहास नहीं पता था, लेकिन 2015 के बाद जब मुझे इतिहास मालूम हुआ तो आज मेरा ट्रैक चेंज हो गया है। अभी मैं एनर्जी लगा रही थी गलत डायरेक्शन में, लेकिन 2015 के बाद जब मेरा रास्ता सही होगा तभी तो मुझे मंजिल मिलेगी। तो अभी जो मोनू मानेसर है, इन जो जिस स्कूल की ये पैदाइश है आरएसएस की, बजरंग दल की, तो ये पैदाइश उनका जो रास्ता है वो गलत है। लेकिन इनको आरएसएस वालों को फिर भी पता है कि यही इतने जो है दिलेर हैं, इतने ये जो है ना कर्मठ हैं, कमेरे हैं कि इन्हीं के बल पर जो है हम अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। लेकिन रास्ता गलत है। अगर मैं अगर रास्ता बदल सकती हूँ, अगर मोनू मानेसर का मैंने रास्ता बदल दिया तो ये भारत ये कहेगा धर्म की नहीं, भारत को बचाने की लड़ाई इस देश। लेकिन ये लोग तो अपराध कर रहे हैं, ये लोग जेल जा रहे हैं मैडम, अरेस्टिंग हो रही है, इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए मैं क्या कह रही हूं, इनको इन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा कि आज बजरंग दल कहां खड़ा है बिट्टू लोहार के साथ, जो अकेला रो रहा है, अकेला जेल में जा रहा है। तो इन्हें समझना पड़ेगा कि जेल जाने के लिए और लड़ने के लिए, मरने के लिए तुम हो, और पुजारी बनने के लिए, गल्ला संभालने के लिए, या बड़ी बड़ी जो है ना कमेटियां में सदस्य बनने के लिए आप नहीं हो। ये इनको समझना। ये कैसे समझाएंगे आप लोग? देखिए मैंने नौकरी क्यों छोड़ी है, मुझे लग रहा था मैं तो शिक्षा को बचाने के लिए निकली हूं, लेकिन यहां शिक्षा तो कहां बचाना है, यहां तो महिलाओं का अस्तित्व और भारतीय संविधान को बचाना मुझे पहली प्राथमिकता। तो ये इसका रास्ता क्या है? ये इतना 60% की आबादी है, OBC SC ST सब मिला दे तो 80-85% की आबादी है। इनमें राजनीतिक, सामाजिक और चेतना कैसे आएगी राजबाला जी? देखिए जब तक पढ़ाएंगे नहीं, हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे कि जो है ना ज्योतिबा फुले जी किस चीज के लिए लड़े थे, वो ब्राह्मणवाद के लिए लड़े थे। उन्होंने जो है गुलामगिरी लिखी, गुलामगिरी में क्या लिखा है, किसान के कोड़ा में क्या लिखा है, किसान के कोड़े में लिखा है कि किस तरीके से बच्चे के पैदा होने से पहले ही आपको जाल में फंसा लेते हैं और आपकी गाड़ी कमाई को कैसे जो है निकलवा लेते हैं, और मरने के बाद भी श्राद्ध करा के और जो है आपको जो है लूटते रहते हैं। जब इनको कोई पाप नहीं लगता तो आपको कौन सा पाप लग रहा है? इनको साइंटिफिक व्यू जब हम देंगे, देखिए जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, ज्योतिबा फुले ने यही कहा था कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने किस चीज पे जोर दिया कि शिक्षित बनाना है। तो हमें इतिहास भी हर घर में पहुंचाना पड़ेगा। हम हर युवा को जो है अपने जो असली योद्धा है इस भारत के, वो जो है समझाने पड़ेंगे। रामास्वामी पेरियार जी,
लई सिंह यादव, साहू जी महाराज, वीपी सिंह और आपके बाबा साहब जो अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी, इन सब को ही अगर मैं जीवनी ही पढ़ लेती हूँ तो मुझे सारी राजनीति भारत की समझ में आ जाती है। शोषण कैसे पैदा होता है और शोषण को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मुझे जो है अपने पूर्वजों के इतिहास से मिल जाती है कि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य को किस तरीके से जो है खत्म किया गया और वो किस तरीके से पैदा हुआ, अखंड भारत सोने की चिड़िया बना। तो ये सब अगर मैं सारा इतिहास अपने घर घर में पहुंचा देती हूं तो मुझे ना मेरा वोटर बिकेगा, ना मुझे जो है ईवीएम का डर होगा और ना मुझे जो है किसी धर्म का डर होगा, ना काल्पनिक देवी देवता चाहिए होंगे। यहाँ पे किसी देवता की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है मेहनत कश लोगों पर संविधान लागू होगा और हर किसी को बराबर रखा जाएगा। जैसे हर किसी को, प्रधानमंत्री को और आम जनता को एक ही वोट का अधिकार है, इसी तरीके से सब बराबर। आप धर्म को क्यों अटैक करते हैं? संविधान में तो धर्म भी फंडामेंटल राइट्स है, जो जिस धर्म को मान सकते। देखिए, मैं अपने घर में कैसे रह रही हूं, मेरा पर्सनल राइट है, वो संविधान मुझे देता है। आप किसी को भी पूछो, आप अपने माँ बाप को भगवान मान सकते हो, आप अपने गुरु को भगवान मान सकते हो, तो मैं उसमें आपको कोई जो है रोक नहीं लगा रही। मतलब धर्म के नाम पर जो आडंबर है उसके खिलाफ है आप? हाँ, ठगी है वो खिलाफ। देखिए, आप वो कहते ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, आप पैदा करके दिखाओ ना। आज हमें प्रूफ चाहिए, आप पैदा करके दिखाओ। मैं मान आस्था का विषय है। नहीं, आस्था भी अगर आपको गलत रास्ते पे ले जा रही तो मैं उस आस्था को मानने को तैयार नहीं हूं। और अगर मेरे लोगों को कोई फोर्स करेगा कि आप ऐसी आस्था को मानो तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने लोगों को। मैं एक बार बता दूं, गुलामगिरी हो ये किताबें भारत सरकार छापती है। बाबा साहब के 22 जो वॉल्यूम है वो भी भारत सरकार छापती है, जिसमें इन सब बातों का लगातार जिक्र है। इस देश में एक लंबी परंपरा रही है अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ। कबीर की परंपरा रही है, संत शिरोमणि रविदास महाराज की परंपरा रही है। राजनीतिक हालात पर बात करते हैं। सैनी जी, क्या लग रहा है 2024 में क्या ओबीसी में जागरूकता आई है? जाति जनगणना भी नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है, ओबीसी के पास न व्यापार है न बिजनेस है। ये कम्युनिटी धीरे धीरे लगातार पीछे हो जाएगी। नहीं, अब बहुत जागरूकता आ रही है। जैसे मैं ग्वालियर गई थी, मैं मुंबई में भी गई थी, तो युवा आज समझ रहा है कि हमें धर्म को बचाने से पहले मेरी नौकरी कहाँ है, मैं भूखा मर रहा हूँ। अब उसके बच्चे जो है खाना मांग रहे हैं। स्कूल में शिक्षा देखो प्राइवेटाइज कर दिया है सब कुछ ही। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। और उसके बाद आप देखिए, आज अगर आपको बीए करना है तो आपको जो है कॉमन जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी। मतलब डॉक्टरी तो करोड़ों की, एक छोटा सा यूक्रेन जो है भारत के लोगों को भी डॉक्टर बना रहा है कम पैसे में। लेकिन भारत में आप जब तक करोड़ों रुपए आपके पास नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप अब बीए भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ओबीसी जाग रहा है कि मुझे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है नकली ओबीसी मोदी बनकर कहीं ना कहीं मुझे ठगा है। तो आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि मैं अगली बार भी प्रधानमंत्री बनके आप बीजेपी को क्यों टारगेट करती हैं? तो ऐसे तो कांग्रेस ने भी इसी तरह से 60 साल सरकार चलाई। नहीं, तो मैं देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, कांग्रेस से ही जो है बीजेपी, कांग्रेस से निकल के जो है बीजेपी में चले जाते हैं। जब बीजेपी की हवा होती है तो जो है वो कांग्रेस, ये अदल बदल होता है रहता है। और जनता इसकी फुटबॉल बनी हुई है। जो कभी जो है कांग्रेस से परेशान हो जाते हैं तो जो है बीजेपी की तरफ आ जाते हैं, बीजेपी लात मार जाती है तो कांग्रेस की तरफ आ जाते हैं। तो क्योंकि बड़ा मीडिया जो है, टीवी चैनल जो है बड़े, वो दो ही पार्टियां दिखाते हैं, या तो दिखाते हैं राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को, या राष्ट्रीय पार्टी दिखाते हैं कांग्रेस को। और अब जबरदस्ती हम पे राष्ट्रीय पार्टी थोपना चाह रहे हैं। एक नया जो है हमारा अजगर आया है जो केजरीवाल है। बीएसपी को जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको कहते खत्म हो गई है। जो पैदा नहीं हुई है उसको राष्ट्रीय पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको कहते खत्म हो गई है। ना बहुजन की तो सारी जो है रीजनल पार्टी, सबको जो है डसने का काम जो है बीजेपी और कांग्रेस ने किया ही है। क्या है आपकी, क्या आप इस आंदोलन को चलाती रहेंगी? इसकी बहुत तकलीफें हैं, संसाधन नहीं है, हमले का खतरा होता है, धमकियां मिलती है। क्या इन सब चीजों से आपको भी गुजरना पड़ रहा है? देखिए, एक आदमी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी सरकारी नौकरी से है, और जो सरकारी नौकरी को ही छोड़ दे तो यानी उसको किसी चीज से प्यार नहीं है। तो ये मिशन जो है, मैं एक शिक्षिका रही हूँ और मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों को सही रास्ते पे लेके जाऊं
और इस भारत को दोबारा से समृद्ध भारत, अखंड भारत और जो है धर्मनिरपेक्ष भारत बनाऊं। यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर जो है भाईचारे में जो है आगजनी ना हो। सभी राज्यों में जो है जिस तरीके की महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, जिस तरीके की आगजनी हो रही है, इससे जो है युवा पीढ़ी कहीं कहीं जो है चिल्ला रही है कि बस अब धर्म की लड़ाई को बंद कर दिया जाए, बस अब महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये मिशन हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आज मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है, क्या पता कल मेरी बेटी के साथ जो है इस तरीके की घटना हो जाए, या मेरी जो है आने वाली पीढ़ी के साथ इस तरह की घटना हो जाए। तो हमें शिक्षा के साथ रोजगार भी अपने बच्चे को देना है, और रोजगार देना के साथ साथ उसके सम्मान की, उसके जो है उसके अस्तित्व की भी रक्षा हम लोगों को करनी है। तो ये मिशन मेरा जारी रहेगा। जो है मरना एक ही बार है, घुट घुट के मरने से अच्छा तो लड़के मरना। एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद इस पर लास्ट प्रतिक्रिया लूंगा। ये तीनों लोग जो हैं वो सवर्ण समाज से हैं। यहाँ एक विजय कट्टर हिंदू है, उसको पुलिस ने डिटेन किया, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, कोई एफआईआर भी नहीं, सिर्फ डिटेन किया जंतर मंतर पर। उसके बाद ये तमाम जो रागिनी तिवारी हैं, इनका नाम है शायद, एक श्रीवास्तव हैं और एक ये साध्वी हैं। इन तीनों लोगों को पुलिस ने कहा कि इनको डिटेन कीजिए, लोग चले गए। आपके ओबीसी के लोग तो बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर पर एफआईआर दर्ज है, बिट्टू बजरंगी, अभी जिन्होंने जूता फेंका, तो ये लोग तो क्राइम कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोगों से क्राइम करवाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। इन लोगों को जैसी पुलिस ने कहा डिटेन करेंगे, ये लोग वहां से निकल लिए। तो मैं यही तो बता रही हूं आपको, इनमें मादा नहीं है लड़ने का, ये सिर्फ षड्यंत्र ही रच सकते हैं, और षड्यंत्र भी पीछे रहकर। मैं कहती हूँ इनको औरतों को घूंघट नहीं निकालना चाहिए, इनको स्वर्ण जाति वालों को घूंघट निकाल के बैठ जाना चाहिए कि भाई हम तो चेहरा दिखा नहीं सकते हैं। अभी मेरी राजस्थान के युवाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं 13 साल का जो है ना था, तो आरएसएस, मैं कांग्रेस में हमारे लोग थे, तो आरएसएस वालों ने हमें कहा कि 3 मस्जिद तोड़ने चलना है। हम 3 लोग मस्जिद छोड़ने चले गए, तो वहां पे गलत काम हो रहा है। तो हम मस्जिद के अंदर गए तो वहां पे गलत काम कुछ नहीं हो रहा था, तो हम बाहर निकल आए कि हम नहीं तोड़ते। लेकिन जब हम बाहर निकले तो देखा कि जो हमें प्रोवोक कर रहा था वो आदमी कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रहा, और हम तीनों जाए जा रहे हैं। तो उसने देखा कि वो एक दीवार की ओट में है। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इनको तो औरतों को तो घूंघट नहीं, इनको घूंघट में निकाल के भाई हम तो जो है बिल्कुल डरपोक है, हम तो सिर्फ पीछे जो है षड्यंत्र रच सकते हैं, क्योंकि सामने से तो फूलन देवी ही मार सकती है और पीठ पीछे तो पुष्यमित्र शंगु ही मार सकता है, छुप के तो राम ही मार सकता है, और एकलव्य जो है सीधा सीने पे वार कर सकता है। तो ये तो इतिहास रहा है हमारा, इनमें कहां मादा है, षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सृजनकर्ता नहीं है, ये विनाशकारक है। सृजनकर्ता तो यहाँ की भारत के मूल निवासी हैं, जो बार बार लूटने के बाद भी इस भारत को समृद्ध बना देते हैं, और फिर भी जो है विदेशी लोगों को आशा जगी रहती है कि यहां पर आओ और इनको जितना और लूट सको वो लूट सको। आप रिपोर्ट देखो ना, कितने लाखों लोग जो है भारत को लूट के और जो है ना चले जा रहे हैं यहां से, और फिर भी जो है भारत के लोग जो है लगे हुए हैं इसको मिट्टी में से सोना उपजाने के लिए लगे पड़े। तो ये भारत की भूमि है, ये भारत की मिट्टी है, ये SC ST OBC माइनॉरिटी इस भारत की उपज है। कितने भी वार सहते हैं और उसके बाद फिर हंसते हुए खड़े हो जाते हैं।
तो हमें डर नहीं है, हम तो योद्धा हैं, कर लो जितना लूटना है। तो सवाल वही है कि इस देश के जो बैकवर्ड क्लास है, SC ST OBC, जिनको हिंदू भी कहा जा रहा है, उनके रिजर्वेशन का विरोध भी किया जा रहा है, उनका धार्मिक उन्माद में इस्तेमाल भी हो रहा है, वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, और उनको धर्म में हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आपको डिस्कोर्स करना चाहिए, बहस करनी चाहिए। इस देश में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है, जो जाति नहीं है। सवाल है कि इस देश के 90-95% लोग आज भी सिस्टम से बाहर क्यों हैं। और राजबाला सैनी एक वही नाम है जो लगातार वो तमाम सवाल उठा रही है, और कई बार वो तमाम धर्म ग्रंथों को भी कोट करती हैं, धार्मिक प्रतीकों को भी कोट करती हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, इस देश में प्रधानमंत्री की लिस्ट उठा लो, कभी कोई मुसलमान बना है? कभी भी नहीं बना। मोस्टली जो है पंडित बने हैं, ब्राह्मण समुदाय से बने हैं। तो देश जो है आप चला रहे हो, और डर उससे लग रहा है जो कभी प्रधानमंत्री नहीं के मुसलमान आपको खा जाएंगे। तो यानी आप सत्ता के लायक नहीं हो, या तो सत्ता छोड़ दो। जब आप जो है शहंशाह हो और फिर भी आपको डर लग रहा है कि नहीं भाई ये जो है कम लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं वो मेरे को निकल जाएंगे, तो भाई आप नामर्द लोगों से छोड़ दो ना सत्ता। ये डर की राजनीति है। हाँ, बिल्कुल डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, और खुद अपनी बहन बेटियों की शादी उनके साथ कर रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा लोगों को। लिस्ट उठाओ ना प्रधानमंत्री की, कौन सा प्रधानमंत्री मुसलमान है ये बताओ, कौन सा प्रधानमंत्री OBC का है, कौन सा प्रधानमंत्री SC का है, कौन सा प्रधानमंत्री ST का है, क्यों नहीं बनता? OBC के प्रधानमंत्री तो हुए हैं, मोदी जी भी OBC कोटा में हैं, कैटेगरी में हैं। अगर मोदी जी OBC देवगौड़ा भी OBC हैं। अगर मोदी जी जो है OBC के थे, तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को ही सारा देश क्यों बेच रहे हैं? किसी पटेल को बेच रहे हैं क्या? किसी गुजर को बेच रहे हैं क्या? किसी यादव को बेच रहे हैं क्या? किसी सैनी प्रजापति जो है ना लोहार को बेच रहे हैं क्या? बताओ। OBC का 27% ही जो लागू हुआ है, उसमें क्या सबको 27% जो है बैकलॉग इन्होंने पूरा करवा दिया क्या? EWS का बिना किसी डिबेट के और पार्लियामेंट में बिल पैदा हो जाता है, वो जो है ना पास हो जाता है आरक्षण का। यहाँ पे OBC की जातिगत जनगणना के लिए लोग रो रहे हैं, जहां पर जानवरों की गिनती हो जाती है वहां OBC की गिनती नहीं होती, और आप कहते हो कि OBC के नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए OBC का। तो पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जो भी इनकी राय है उस पर आप सहमत है असहमत है अपना कमेंट भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो आपके लिए हम लेकर आते हैं, तमाम बहस। तो राजबाला सैनी जो हैं वो बहुजन समाज से आती हैं, और लगातार तकलीफ उठाकर सामाजिक बदलाव के लिए फूले पेरियार अंबेडकर की जो लाइन है उसको लेकर काम कर रही हैं। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।